नमस्कार, सिंबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद भी बाजार में रिकवरी के कोई संकेत नहीं। निफ्टी 25,200 के नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो और एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। आज बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर, मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव कायम। इंडिया विक्स 13 के पार निकलकर 2 महीने की ऊंचाई पर। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्जिबिलिटी पर सटीक शानदार रिजल्ट से करीब 9% दौड़ा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का स्टॉक, लेकिन कमजोर गाइडेंस से एसआरएफ वायदा का टॉप लूजर बना। स्पॉटलाइट शेयर गुडविल कंज्यूमर और डालमिया भारत चढ़े। उधर मजबूत चार्ट के दम पर टाटा कंज्यूमर ऊपर, तो वहीं कमजोर चार्ट से वोल्टास फिसला। केमिकल, कंज्यूमर और आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव, 1 से 1.5% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। आईटी में 3 से 4% फिसले ओएफएसएस और कोफोज। वहीं फार्मा, मेटल और चुनिंदा सरकारी बैंकों में हल्की खरीदारी। मेटल में 2% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हिंदुस्तान जिंक। सोने में रिकॉर्ड तेजी से गोल्ड फाइनेंस शेयर में जोरदार तेजी। मुथूट फाइनेंस का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, तो वहीं मणप्पुरम फाइनेंस में भी मजबूती कायम। उधर चांदी में तेजी से हिंदुस्तान जिंक और M6 में मजबूती कायम। सोने का भाव पहली बार 1,55,000 के निकला पार। बाजार को नहीं पसंद आए परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे। शेयर करीब 5% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। तीसरी तिमाही में कंपनी के मार्जिन्स पर दिखा प्रेशर। इधर रिजल्ट के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स भी करीब 3% फिसला। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस शो में आशीष बहती और अरुण कुमार मंत्री पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बजट से पहले मार्केट स्ट्रैटेजी पर एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से होगी बातचीत। साथ ही टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल से। आशीष से जानेंगे कि आज क्रेडिट एक्सेस क्यों बना हुआ हीरो ऑफ द डे। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। और निफ्टी अब कल के लो को ब्रेक कर रहा है। बैंक निफ्टी कल के लो के कंफर्टेबली नीचे है। 59,000 पर हम अब इस समय बैंक निफ्टी पर तैयारी करते हुए। निफ्टी करीब 75 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में फिर बड़ी गिरावट, 1% इंडेक्स नीचे है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो बड़ी गिरावट इस समय। कल्याण ज्वेलर्स 7% नीचे, कोफोज 4.5%, एसआरएफ, परसिस्टेंट, एलटी एफ, हेवल्स, सीजी पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन सब स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। कुछ गेनर्स भी हैं इस मार्केट में। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छे नंबर्स के बाद चलता हुआ। हिंदुस्तान जिंक एक बार फिर एफएनओ का टॉप गेनर 2.5% ऊपर। आरबीएल बैंक सेल, लेकिन गेनर्स बहुत कम है इस मार्केट में। बीरो जी अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने, गेनर्स कम है, उनकी तलाश जारी है। चलिए, अब बातचीत की बारी है। पैनल आपकी स्क्रीन पर है। रचना जी और पूरा पैनल रखिएगा। रचना जी है, रुचित जी हैं, अरुण जी हैं और आशीष बहती जी हैं। रचना जी, देखिए बाजार कितना ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में भी सेलिंग आ रही है। कल आप कह रही थी लगभग 2 बजे कि नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल एट शॉर्टर साइड, बट स्टिल सिंक हुआ बाजार वहाँ से। अब क्या है इस प्राइस पे व्यू, क्या है, क्या पिक कर रही हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई वाज नॉट कंफर्टेबल यस्टरडे विद फर्दर शॉर्ट्स। फिर भी गिरे जा रहा है मार्केट, तो हमें रहना ही पड़ेगा ऑन द शॉर्ट साइड। द थिंग इज दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिनका पहले का कोई पोजीशन है उस पर ट्रेलिंग एसएल करते हैं ऑलरेडी प्रॉफिट से, और ट्रेल करे तो अलग बात है। फ्रेश वाले में उनको दे विल टू बी वेरी अजाइल। अगर अगेंस्ट जाना शुरू करे तो एकदम से निकलने की तैयारी के साथ करना होगा। नेवरदलेस एंजल वन में अभी भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है दिस पॉइंट इन टाइम। तो फ्यूचर्स पे इसको शॉर्ट करेंगे 2556 पे, और हम 2585 पे ऐसे लगा सकते हैं। और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 2525 एंड 2500। तो ये एक शॉर्ट हो गया। और उसके अलावा सेकंड पोजीशन जो है वो हम लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करेंगे। दैट विल बी इन जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स, जो कि 1172 के करीब है। यहाँ पे 1167 का एसएल लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने के अटेम्प्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1183 एंड 1185। ओके, चलिए, ये हो गई रचना जी की 2 ट्रेड्स। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है, दोनों ही शॉर्ट साइड है। सो आइडिया यही है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ ही रहे, रादर देन नो लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ पुल बैक मूव्स। अगर पुल बैक्स आएंगे, रिवर्सल के साइंस आएंगे तो व्यू चेंज करेंगे। अदरवाइज जो ट्रेंड है वो क्योंकि नेगेटिव है, तो एक तो आरईसी के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, जहां पर हमने एक पुल बैक मूव के बाद फिर से
ब्रॉडर डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन होते हुए देख रहे हैं। सो आरईसी के फ्यूचर्स में 361 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 340 के टारगेट्स के लिए। और औरोबिंदो फार्मा दूसरा स्टॉक है जहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। स्टॉक का लास्ट 1 महीने से कंसोलिडेशन फेज में था, जो 200 डे में था वो सपोर्ट एक कर रहे थे। कल के सेशन में 200 डे में ब्रेक हुए, सो आई थिंक ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो यहाँ पे 1180 के स्टॉप लॉस से औरो फार्मा में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 1080 के टारगेट्स के लिए। ओके, अरविंदो फार्मा आपका बाय कॉल, रुचित जी का आरईसी फ्यूचर्स सेल कॉल है 340 पे। दूसरी कॉल भी रखिएगा स्क्रीन पे। अच्छा, आएंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगी। उससे पहले चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी बताइए, इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, अगेन वही बैलेंस बना के ही चलना चाहिए। पेस टू बैंक्स में मुझे लग रहा है अच्छे एडिशन है। मॉर्निंग में कुछ देर पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई थी। एसबीआई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास वापस आ रहा है, तो 1030 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई को लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। 1052 तक के टारगेट एसबीआई में रहेंगे। तो एसबीआई लॉन्ग ट्रेड रहेगा वीरेन जी। सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है जो स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम था, एनबीएफसीज, वहां पे थोड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। तो एबी कैपिटल में सेल करने की सलाह रहेगी। 353 के आसपास चल रहा है। 356.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 346 तक के टारगेट्स एबी कैपिटल में आ सकते हैं। तो एसबीआई ऑन द लॉन्ग साइड और एबी कैपिटल ऑन द शॉर्ट साइड लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब आशीष बहेती जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? जी अनुज जी, दोनों शॉर्ट साइड में रहेगी। एक पहला जो रहेगा वो ब्लू स्टार में बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे 1730 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 1670 और 1650 तक के देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो फिनिक्स मिल। रियलिटी एज अ सेक्टर काफी वीक दिख रहा है और अब इसमें भी गिरावट यहाँ पे चालू हो गई है। तो 1780 का स्टॉप लॉस लगाकर फिनिक्स मिल में बिकवाली की सलाह है। 1720 और 1700 तक के लेवल्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए फिनिक्स मिल्स में भी गिरावट की सलाह है या फिर बिकवाली की सलाह है। अब बात करते हैं बजट से पहले मार्केट की स्ट्रैटेजी पर। हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि इस मार्केट की गिरावट को वो कैसे देख रहे हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी ख़राब रहा है मार्केट और अब तो एक कहीं ना कहीं पेन जो है वो जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो में बुरी तरीके से दिख रहा है। लोगों के पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% नीचे हैं। ऐसा क्या हुआ है मार्केट में और अब आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। यस, ब्रॉडर मार्केट, ओवरऑल मार्केट्स ही काफ़ी करेक्शन मोड में रहे हैं। पिछले 16 महीनों से हम करेक्शन देख रहे हैं। लोकल न्यूज़ और लोकल जो डेटा आए वो भी बहुत सपोर्टिव नहीं थे और साथ साथ में ग्लोबल सेंटिमेंट जो जियोपॉलिटिकल इवेंट है उसके वजह से वीक हो रखा है। तो ये साल जब शुरुआत हुई तो शुरू में हमें जीएसटी के नंबर्स मिले जो कि नवंबर मंथ के दिसंबर में कलेक्शन हुए थे एंड वो नंबर भी अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आया, जो 7वां स्ट्रेट महीना है जहां जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। जीएसटी नंबर काफी हद तक नॉमिनल जीडीपी नंबर के आसपास होता है, तो इस वजह से उसका ग्रोथ करना एक इंडिकेशन होगा कि वहां पे नॉमिनल जीडीपी भी जोर से ग्रो करेगी। साथ ही साथ कैपेक्स के नंबर्स भी लो आए क्योंकि ऑफकोर्स द टोटल जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट की वो भी रिलेटिवली कम आ रही है। तो लोकल साइड में जो इकोनॉमिक डेटा है, डेटा बैलेंस शीट वाइज स्ट्रॉन्ग है, डेफिसिट वाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही थी। यही चीज हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी देखने को मिल रही है अभी तक। लेकिन जब ये जियोपॉलिटिकल न्यूज साथ में आई, स्पेशली ग्रीनलैंड वाली और वेनेजुएला वाली, उसके वजह से जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी ग्लोबली पिकअप कर रही है, वहां हमारे मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन लास्ट 16 महीने के करेक्शन के बाद और स्पेशली पिछले साल इमर्जिंग मार्केट्स एंड वर्ल्ड मार्केट्स को मेजरली अंडर परफॉर्म करने के बाद द रिस्क रिवॉर्ड हमारे मार्केट का काफी सुधर गया है। जो सेगमेंट, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी है, वहां पे खरीदने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो इस समय आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी बाय करने के लिए आलोक इस मार्केट में? तो जो सबसे ब्रॉडर थीम्स है जहां ग्रोथ बहुत स्ट्रक्चरल नजर आ रही है, एक तो ग्लोबल साइड में है जो कि प्रेशियस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स की तरफ में है। वहां पे स्ट्रक्चरल बूम, स्ट्रक्चरल ग्रोथ है एंड मोस्ट ऑफ दिस मेटल्स में जो डिमांड है वो सप्लाई से काफी ज्यादा है, तो जिसके वजह से उनमें ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज दोनों देखने को मिल रहा है। कंपनीज के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो सेक्टर काफी हद तक पॉजिटिव है। डोमेस्टिक मार्केट्स में हमने देखा था पिछले दशक में जो हमारे सेवर्स हैं इंडिया के, उन्होंने ज्यादातर पैसे बैंकों में डाले थे एंड बैंक से डिपॉजिट्स बढ़ने की वजह से प्राइवेट बैंक स्पेशली काफी अच्छा किए थे प्रीवियस डिकेड में। इस डिकेड में हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा डिपॉजिट्स की तरफ नहीं जाके
ज्यादा पैसे कैपिटल मार्केट्स में आ रहे हैं। ओवरऑल कैपिटल मार्केट जो सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक बढ़ रही है, डोमेस्टिक सेविंग्स काफी इसमें चैनलाइज हो रही है, पूरे कैपिटल मार्केट सेगमेंट राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस, वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स टू ब्रोकर्स, वो पूरे सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और इस करेक्शन में वो भी करेक्ट हुए हैं, तो वहां पे जाके काफी अट्रैक्टिव पोजीशनिंग बनती है। थर्ड सेगमेंट आता है लेंडिंग सेगमेंट, जहां पे ग्रोथ देखने मिल सकती है। हालांकि रेपो रेट कट हो रहे हैं, बट अगर हम 10 ईयर यील्ड्स को देखें तो वो मल्टी मंथ हाइज बना रहे हैं। तो मार्केट्स क्लियरली प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट कट्स टुवर्ड्स द एंड है। तो राइजिंग रेट के वक्त में एनबीएफसीज के बजाय बैंक्स बेटर करते हैं, एंड विद इन बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स और स्मॉल प्राइवेट बैंक्स हैं वो बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो ये 3 सेगमेंट में हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, हेलो जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मतलब मेरे लिए भी जब आपने ये बोल दिया कि 3 मेरे कन्विक्शन आइडियाज, उसके बाद चौथा मैं क्या लेके आऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ किस चीज़ से बात करूँ। लेकिन चर्चा का विषय है इस वक्त आईटी, है ना। आपने इन्फोसिस के नंबर्स देखे और उसके बाद आप कुछ मिड कैप कंपनी के नंबर भी देख चुके हैं, बट अब तक जिस डेटा पॉइंट ने सुर्खियों में छाया रहा वो था इन्फोसिस का अपनी गाइडेंस को बढ़ाना, फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस। आपको इन्फोसिस के या फिर मिड कैप आईटी के नंबर्स कैसे लगे? हालांकि बाजार क्रैक मोड में है तो अच्छे नंबर्स पे भी बाजार रिएक्शन खराब ही दे रहा है। आईटी पे क्या कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, एंड मार्केट्स ग्लोबली भी इंडिया को एक ग्रोथ मार्केट की तरह ही देखा जाता है, एंड आईटी सेक्टर में वो ग्रोथ मिसिंग लिंक है। बहुत हाई क्वालिटी नेम्स हैं, हाई कैश पे हैं, अच्छे डिविडेंड्स पे करते हैं, अच्छे आरओईज हैं, सब कुछ ठीक है, बट वो ग्रोथ मिसिंग है। एंड वो ग्रोथ नंबर्स अगर आप साल दर साल देखें तो वो नीचे ही आ रहे हैं। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 5-10 साल को कंपेयर टू आने वाले सालों में, तो उनके लिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और एआई की वजह से उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, चाहे वो रेवेन्यू की तरफ हो या मार्जिन की तरफ हो। मोस्ट आईटी कंपनीज में देखने को मिला। कुछ कंपनीज ने अपग्रेड्स दिए, लेकिन अपग्रेड होने के बावजूद भी हायर डबल डिजिट ग्रोथ जिसकी आशा एक इन्वेस्टर को होती है, वो नहीं देखने मिल रही। और उस ग्रोथ के अभाव में उस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है। ओके, ग्रोथ के अभाव में कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू फ्रेम करना बहुत मुश्किल है। प्री बजट जिन सेक्टर्स की अमूमन बात होती है या फिर जो सुर्खियों में रहते हैं वही है, अगर आप सरकार डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने का कोई स्कोप छोड़ती है, जैसे कि पिछले बजट में किया था, मिडिल क्लास के पास पैसा अगर और आता है, थोड़ा लिक्विडिटी, तो शायद सबसे पहले जो सेक्टर जहन में आता है वो है एफएमसीजी। इसने बीते 1 साल में अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ दे तो पैसा बना के नहीं दिया। आईटी में पुल बैक आया, बैंक्स ने अच्छा किया, बट एफएमसीजी कहीं भी नहीं रहा रिटर्न्स देने के लिहाज से। इस पर टेक क्या है आपका इस वक्त? एफएमसीजी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक्शन है, क्योंकि ये भी हाई क्वालिटी नेम्स है, हायर वैल्यूएशंस पे भी है, बट जैसा कि आपने भी कहा, इनमें ग्रोथ नहीं आ रही। बहुत ही सिंगल डिजिट ग्रोथ जैसे नंबर्स आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब तक ये ग्रोथ पिकअप ना करे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आना थोड़ा मुश्किल है। आपने कहा बजट में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की बात, जो कि सरकार एंड आरबीआई मिलके काफी हद तक ग्रोथ को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बजट से इस बजट तक देखें तो पिछले ही बजट में उन्होंने डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए 12 लाख तक की टैक्स स्लैब को फ्री कर दिया था। सितंबर आते आते जीएसटी रेट्स को कम कर दिया। तो सरकार ने अपनी तरफ से स्टिमुलस दिया टैक्सेस कम करके, आरबीआई ने अपनी तरफ से स्टिमुलस दिया सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाकर और ओवरऑल रेट्स कम करके। जो ओवरऑल रेट्स कम करने से इम्पैक्ट ज्यादा डिस्क्रिशनरी पर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन पे हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिला नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जो स्टेप्स सरकार ने और आरबीआई ने लिए उसका डिलेड इम्पैक्ट हो सकता है, तो हो सकता है आने वाले महीनों में हम उसका इम्पैक्ट देखें। हमारा मानना है दैट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ग्रोथ आने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू स्टेपल्स और एफएमसीजी। इसलिए डिस्क्रिशनरी के अंदर में जो सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने मिल सकती है वो सेगमेंट्स में पॉजिटिव व्यू बन सकता है। इसमें ऑटोज़ को कहाँ रखेंगे आप, क्योंकि एक मोमेंटम है यहाँ पर, लेकिन अब वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, प्लस ये थोड़ा कंसेंसस बाय भी है इस समय। ऑटो सेक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में है, एंड इनमें कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल सेगमेंट, जैसे कि चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे ट्रैक्टर्स वगैरह हो, कई कंपनीज के मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सारे सेगमेंट पे फायर कर रहे हैं।
ओवरऑल ईवी एडॉप्शन भी बढ़ रही है, तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जिसकी सारे सेगमेंट में फायरिंग हो रही है और वो मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं प्रॉफिटेबली। उन सेगमेंट्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है और इस करेक्शन में वो अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे एंटर करने के लिए। ओके, अच्छा, ये जो रुपी का मूव है इसे आप कैसे देख रहे हैं? लगातार एफआई सेलिंग, क्या ये हमारी मार्केट के लिए एक और बड़ी सरदर्द बन सकता है आगे जाते हुए? हम 92 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी असमंजस की बात है कि जहां डॉलर ओवरऑल करेक्ट कर रहा है ग्लोबली, हम उस करेक्टिव डॉलर के अगेंस्ट में भी करेक्ट कर रहे हैं। दोनों तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो एफआई सेल कर रहे हैं जिसके वजह से लगातार आउटफ्लो बना जा रहा है, एंड एफआई सेल कर रहे हैं उसके वजह से मार्केट्स भी वीक है। तो ये काफी हद तक विशियस लूप बन गया है कि वीक मार्केट के वजह से वो सेल ऑफ कर रहे हैं एंड उनके सेलिंग से भी रुपी पे इम्पैक्ट आ रहा है। एट द सेम टाइम ओवरऑल फाइनेंसेस अगर हम गवर्नमेंट की देखें तो काफी हद तक अच्छे से बनी हुई है एंड काफी जब ये ग्रोथ थोड़ी भी रिटर्न करती है आज इस करेक्शन के बाद डेफिनेट रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव हो रहा है। जैसे ग्रोथ थोड़ी रिटर्न करती है हमारा मानना है दैट एफआई मनी भी रिकवर करेगी एंड रुपी हमारे हिसाब से यहाँ के हिसाब से जरूर सेटल डाउन होना चाहिए अराउंड 91 92। अब जो शार्प डिप्रिसिएशन होना था शायद बिकॉज 2024 के एंड तक भी आरबीआई काफी हद तक सपोर्ट कर रही थी करेंसी को, वो सपोर्ट उन्होंने थोड़ा सा ढीला छोड़ा है ताकि मार्केट उसको अपने लेवल पे सेटल हो सके। मेरे हिसाब से वो मार्केट अपने हिसाब से सेटल हो चुका है, यहाँ से मेजर डिप्रिसिएशन तो नहीं देखने को चाहिए। अच्छा, ये एक दो पॉकेट्स और जहाँ पे मेरे ख्याल से Q2 के बाद ही बड़े सीरियस अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी और वो था न्यू एज सॉस की कैटेगरी में। इटरनल में बड़ा सीवियर प्राइस डैमेज, स्विगी को देखिए आप। इस बास्केट में कोई इंटरेस्ट आपका इस वक्त या फिर अभी 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 आप छोड़ रहे हैं? आई मीन ऑलरेडी बीते एक साल में काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है। ये बास्केट बड़ा ही इंटरेस्टिंग बास्केट है वीरेंद्र जी। आने वाले टाइम में इन बास्केट्स में स्पेशली वो कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं एंड मार्केट शेयर जेन्युइनली गेन कर रही हैं, उनमें इंटरेस्ट डेफिनेटली बना रहेगा। जाहिर है जब कोई एक सेगमेंट अच्छा कर रही होती है या उसमें कैपिटल फ्लोज आते हैं तो बहुत सारी कंपनीज उसके अंदर उतर आती है। लेकिन आप देखें जो लीडिंग कंपनीज पेमेंट साइड में हैं, जो लीडिंग कंपनीज ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स सेल करने की साइड में हैं, जो लीडिंग कंपनीज फूड डिलीवरी एक्सेट्रा साइड में है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं एंड छोटे बहुत कॉम्पिटिशन्स आते हैं उसको अच्छे से टैकल भी करते हुए प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। तो उन सेगमेंट्स पे जहां प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड और साथ साथ में मार्केट शेयर गेन भी चल रहा है, दैट मींस कंज्यूमर्स उनको थम्स अप दे रहे हैं, वो सेगमेंट्स है जो ब्रांड्स एंड मिडिलमैन के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं, बार्गेनिंग पावर बना रहे हैं एंड इसीलिए वो सेगमेंट्स में हमारा भी काफी पॉजिटिव है और उसमें काफी ग्रोथ की रनवे काफी लंबी हो सकती है। अच्छा, आपने प्रेशियस मेटल और गोल्ड की बात की इन पासिंग, लेकिन जिन्होंने ये रैली मिस की है उनके लिए क्या सजेशन होगा? अब खास तौर से सिल्वर की रैली जिन्होंने मिस की, अब वो क्या करें और क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग करें? ये एग्जैक्ट कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है ना जी, लेकिन होता क्या है, सिल्वर ने कुछ 1979 या 1980 में $50 का हाई बनाया था। जो 50-60 साल से लिटरली सो रहा था सेगमेंट, वो सडनली जागा है। उनकी मॉनेटरी वैल्यू की कदर ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो गोल्ड से लिंक्ड है और उनकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, ऐसी इतनी इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी सालों से नहीं देखी गई है। लास्ट 5 साल से सेक्टर जो सिल्वर सेक्टर है वो डेफिसिट में है और आने वाले सालों में भी डेफिसिट रहने वाला है। वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड दोनों पे व्यू काफी पॉजिटिव है। ये जरूर कह सकते हैं कि गोल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल होती है। डिमांड दोनों की अच्छी है एंड हमारा आउटलुक दोनों पे काफी पॉजिटिव है क्योंकि गोल्ड पे रिलेटिवली कम चला है सिल्वर के मुकाबले लास्ट कुछ महीनों में, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव वहां पे है। बट यहाँ से भी हमारे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों काफी पॉजिटिव हैं। करेक्शंस में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा इंप्रूव होगा। ऑलराइट, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्यों है ये स्टॉक ऊपर? करीब 10% इंटर ने भागा, अभी भी 8% ऊपर।
आशीष से जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और ऐसे कमज़ोर बाजार में भी देखें तो स्टॉक लगातार ओपनिंग के बाद तेज़ी दिखा रहा है। बहुत बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। अब नतीजे तो सबको पता है, लेकिन कुछ इंटरनल्स आपके सामने रख देता हूँ जो बड़े स्ट्रॉन्ग साइड पर आपको देखने को मिले। एक तो AUM ग्रोथ, ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। डिसबर्समेंट्स भी देखें तो 13% पिछले साल, और सीक्वेंशियल तौर पर भी देखें तो एटलीस्ट 8% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी इस NBFC का जो ऑपरेटिंग मुनाफा होता है, कामकाजी मुनाफा, ये तकरीबन 9% बढ़कर 680 करोड़ देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ फंड्स में डिक्लाइन है 20 बेसिस पॉइंट का, सीक्वेंशियल तौर पर 9.4% आ गया है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें इंप्रूवमेंट आप देखें तो तकरीबन 310 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल तौर पर देखने को मिला है। यानी अपने आप में काफ़ी टर्न अराउंड नतीजे इंटरनल्स के लिहाज से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बढ़िया बात यह कि इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आ रही है, ये अपने आप में और कॉन्फिडेंस दे रही है। ये बता रहे हैं कि जो पूरा MFI सेगमेंट है यहाँ पर अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है, और ये साफ नंबर्स में भी नजर आ रहा है। साथ में आप देखें तो AUM ग्रोथ के लिए जो गाइडेंस है FY 27 की, वो 20% की दी गई है। इनफैक्ट ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस 17-18% की फैक्टर कर रहे हैं, मैनेजमेंट 20% कह रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त मूव है। अब असेट क्वालिटी के लिहाज से भी ये बता रहे कि कर्नाटका जहां पर काफ़ी दबाव था, अब यहां पर भी इंप्रूवमेंट के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसी के चलते मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस निकल कर आ रही है कि FY 27 में ROA तकरीबन 4 से लेकर 4.5% तक के देखने को मिलेंगे। प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है सभी MFI लेंडर्स में से, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस 2 से लेकर 2.4 टाइम्स का FY 27 प्राइस टू बुक पर स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहे हैं। इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा मूव है, फिलहाल 8% ऊपर। जहाँ के टैक्सेस ग्रामीण आपके स्क्रीन पे 8% ऊपर। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इन सभी बातचीत के लिए और इन सारे स्टॉक्स का पर टिप्पणी करने के लिए। अब एक काम करते हैं, सहज अग्रवाल हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सहज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब सहज, जब आपसे बात मैं कर रहा हूँ ना, हम ऑलमोस्ट कल के लो नहीं, आज सुबह के लो को रिविजिट करते हुए एट 425,145। सहज, व्यू क्या है आपका, किस तरफ प्लेस्ड है मार्केट में आप, और आपकी 2 कॉल्स इस वक्त की? जी फिलहाल के लिए आई थिंक कल का जो एक्सपायरी डे का लो तोड़ के बाजार ने ये हफ्ते को भी एक करेक्टिव सेटअप में ही डाल दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर तो काफी लिमिटेड रहेगी। 25,500 25,600 का बहुत ही ज्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया है, और नीचे की तरफ में सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं 24,800 के आसपास है। तो मेरे मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वोलेटिलिटी भी बढ़ी है, विक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल रहा है, वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। रेंज को मैं 24,800 और 25,500 मान के चलूंगा। दूसरी बात ये, आई थिंक ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड ऑल। कोई एज सच इंटरनल्स अपने अभी तक उतने वीक नहीं हुए हैं, राइट। तो ऐसी टाइम में हमें वो स्टॉक्स जहां पे वैल्यू और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है, उन पे ध्यान देना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं फिलहाल के लिए। एक तो आपका अपोलो हॉस्पिटल्स, स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और अभी 6850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6700 का बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड सपोर्ट है इसका। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे हमें क्योंकि इसमें फंडामेंटल वैल्यू भी है और ट्रेंड सपोर्ट भी है, यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल स्टॉक पे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 7300 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक जो बेहतरीन लग रहा है वो एक्चुअली HDFC बैंक शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। कुछ न्यूज फ्लो था जिसमें जिसके वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट मेरे हिसाब से अभी जो उसके शॉर्ट टर्म मोमेंटम पैरामीटर्स है काफी ज्यादा नेगेटिवली बायस्ड हो चुके हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आ गए हैं। तो या तो स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है या तो यहां से बाउंस बैक कर सकता है। 910 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लग रहा है इसका, और ऊपर की तरफ में 960 तक का बाउंस बैक स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी है। ये जो दोनों स्टॉक्स बताए, इनमें फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली हमारा आउटलुक पॉजिटिव है फिलहाल के लिए। ओके, चलिए ये हो गई पिक्स। मीनवाइल निफ्टी डील ऊपर आ रहा है, मार्केट में काफ़ी मोमेंटम इस समय डाउन साइड पर बढ़ता हुआ। रचना जी, कोई और शॉर्ट ट्रेड ढूंढा क्या इस समय, इस बीच में आपने? जी, एडिशनल शॉर्ट्स में एक KEI पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि KEI के जो फॉल है उसमें अभी थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है। वो 200 पीरियड एवरेज तक को टच करके ही रहेगा, विच इज अराउंड 3860। तो यहाँ से 70-80 रुपीज का अच्छा खासा फॉल फर्दर आ सकता है, और जब तक ये 3960 के नीचे रहेगा तब तक ये गिरावट का माहौल इसमें बने रह सकता है। बाकी PSU बैंक्स वगैरह में भी काफी वीकनेस है। बैंक इंडिया, यूनियन बैंक वगैरह में भी एक शॉर्ट साइड पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स भी मिल जाए तो उसके ऊपर ऐसे लगा के आप डाउन साइड पे प्ले कर सकते हैं।
ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अब 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ, ध्यान रखिएगा 25,110 के आसपास है वो लेवल, 25,110 115 के आसपास, और बड़ी गिरावट इस समय। अच्छा, इवन वो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग भी काफ़ी ख़राब हुई अमागी मीडिया की, वैसे तो खैर ख़राबी होनी थी, लेकिन विक्रम सोलर नंबर्स के बाद गिरता हुआ करीब करीब 10%। और एक बार ICICI बैंक लेकर आइए, आज बैंक निफ्टी की कमर तोड़ रहा है ICICI बैंक, और अब 59,000 के नीचे। रचना जी, ICICI बैंक ये रिवर्सल कंफर्म माने क्या? ICICI बैंक बहुत क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट दे रहा था, इस बार ही उसके नंबर्स इस तरीके के आए हैं, बट अभी यहाँ पे प्राइस काफी ऊपरी लेवल से 1440 के आसपास से जहां से गिरा था, तो वहां से काफी अच्छी खासी 100 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है, और यहाँ पे जहाँ पे अभी वो बैठा है उसके आसपास 3 बार उसने लोज बनाया है, करीब करीब 1340 के आसपास। तो यहाँ से फ्रेश शॉट के लिए मैं सलाह ना दूं, because we would have to wait for a minor rally to create a fresh short position. यहाँ पे वो कहीं पे भी होल्ड भी कर सकता है आने वाले टाइम में, 3 बार उसने यहाँ पे लो बनाया है। बिल्कुल। अच्छा सहज, एक बार चार्ट देखिए आप इटर्नल का, क्या कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ माने यहाँ पर? जी आई थिंक अनुज जी, स्टॉक क्या है ना, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अर्निंग्स आई थिंक आपके प्रीवियस गेस्ट भी स्टॉक की बात कर रहे थे, ब्रॉडर सेटअप पॉजिटिव है। बट आई थिंक अभी मेरा ये मानना है, खास करके मिड कैप स्पेस में आपका होल्डिंग पीरियड और पेशेंस थोड़ा ज्यादा लगेगा। मैं इसमें कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं सजेस्ट करूंगा। मेरा ये मानना है कि आप इसको यदि लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट एज सच क्या है, क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी चल रही है, हर दूसरे दिन में कोई न्यूज आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है, तो बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस ये रहेगी, फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक है। सेटअप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उतना क्लियर नहीं है कि मैं आपको बोलूं नहीं यहाँ पे ले लीजिए और बहुत बेहतरीन रैली आ सकती है। अक्यूमुलेशन वाले फेज में स्टॉक चल रहा है, बाय मोड में नहीं चल रहा है। तो ये मेरा एक बहुत ही ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक पे, और खास करके मिड कैप स्पेस पे फिलहाल के लिए। ओके, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमारा साथ देने के लिए। मार्केट डे लो पर, और निफ्टी अब 25,100 किसी भी मोमेंट ब्रेक कर सकता है, यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज भी एटलीस्ट इंट्राडे में ब्रेक होने की तैयारी हो रही है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 59,000 के नीचे, मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:3 का। काफ़ी सवाल होंगे आई एम श्योर आपके, उन सबको हम एड्रेस करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में श्रेया के साथ।